आजकल हिंदुस्तान में शादियों का मौसम है। आपके भी घर परिवार यार रिश्तेदार कहीं ना कहीं कोई ना कोई शादी तो जरूर पड़ी होगी। ऐसी ही एक शादी में मुझे कल जाना पड़ गया। वहां मुझे सहसा ख्याल आया कि हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसी शादी भी तो थी जिसे ना होने देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पूरी भाजपा की ताकत झुकवा दी थी ताकि बस ये एक शादी ना होने पाए। अब जान रहा हूं जहन के भीतर सवाल कौन रहे होंगे कि आखिर एक शादी में ऐसा क्या था जिसे ना होने देने के लिए संघ इस कदर भाजपा की पूरी ताकत लगाने को तैयार था। तो बस 2 घड़ी का धीरज रखिए। आज इस सत्र में आपके समक्ष हम न सिर्फ ये बताएंगे कि इस शादी में ऐसा क्या था, बल्कि ये भी बताएंगे कि वो शादी थी किसकी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों चाहता था कि हर कीमत पर ये एक शादी ना होने पाए। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हुए सीधा शुरू करते हैं आज की हमारी ये दास्तान, जो शुरू होती है उस शख्स के परिचय से जिस शख्स की ही शादी तोड़वाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक के पूर्वार्ध में वो समूची साजिश रची थी। और हां, इस सत्र की समाप्ति पर हम आपको यह भी बताएंगे, इस रहस्य का उद्घाटन भी करेंगे कि क्या उस समूची साजिश के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस शादी को रोकने में कामयाब हो पाया था या फिर संघ और भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद वो शादी हो गई थी। तो चलिए, बहुत दिलचस्प कहानी है। शुरू करते हैं उस शख्स के परिचय से जिसकी शादी ही तोड़वाना चाह रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो यूं समझ लीजिए, एक लड़का था जिसका जन्म तो हुआ था सुदूर दक्षिण भारत के तिरुपति में, मगर उसका बचपन काशी में गुजरा था। और काशी के ही अलग अलग विद्यालयों से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के दौरान ही वो लड़का संपर्क में आया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के एक संगठन से नहीं, बल्कि एआईएसएफ, एसएफआई और सीपीआई जैसे वामपंथी दलों से। और यही वजह थी कि किशोरावस्था की दहलीज पार करते करते वो लड़का धुर वामपंथी बनने की राह पर आगे बढ़ चला था। मगर इसी बीच उस लड़के ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला कराया और वहां उसकी मुलाकात हुई प्रोफेसर शारदा शरण सिंह से, जिन्होंने वामपंथ की ओर कदम बढ़ा चुके उस लड़के का परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन और उसकी वैचारिकी दोनों से इस कदर कराया कि देखते ही देखते चंद महीनों के भीतर वामपंथी बनने की ओर कदम बढ़ा चुका वो लड़का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिकी पर आसक्त हो गया। और फिर इसी आसक्ति के चलते ही आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोफेसर शारदा शरण सिंह की लगवाई जाने वाली शाखाओं में नजर आने लगा। और फिर बरस 1961 में इन्हीं प्रोफेसर शारदा शरण सिंह ने उस लड़के की मुलाकात कराई तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह बाबू साहब देवरस से। और पहली ही मुलाकात में देवरस और इस लड़के के बीच एक ऐसा अफसाना सा बनता हुआ नजर आया, जिस अफसाने ने देखते ही देखते कब और कैसे जुम्मा चंद रोज पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छांव तले आने वाले इस वामपंथी लड़के को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्ण प्रचारक बना डाला। ये अपनी तर्जनी थमाकर इस लड़के को संघ की छांव तले लाने वाले प्रोफेसर शारदा शरण सिंह तलक को समझ आया नहीं। बरस 1965 था जब पहली दफा इस लड़के को बतौर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्ण प्रचारक तैनाती दी गई काशी के भीतर आने वाले 6 महीनों के लिए। और जब आने वाले 6 महीनों में इस लड़के ने संघ की तमाम उम्मीदों पर स्वयं को सिद्ध किया,
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित शीर्ष नेतृत्व ने बिहार की जड़ों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल रोमों यानी संघ की शाखाओं को पैबस्त करने की जिम्मेदारी देते हुए इस लड़के को बिहार प्रवास पर रवाना कर दिया। और फिर आने वाले एक दशक तक यानी 1965 से लेकर 1975 तक इस लड़के ने बिहार की जड़ों में संघ की शाखाओं को इस कदर पैबस्त किया कि जब बरस 1975 में मैडम गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला नेताओं की सूची तैयार की, तो उस सूची में सबसे अव्वल दर्जे पर लिखे जाने वाले चंद नामों में एक नाम इस लड़के का भी शुमार था, जिसे जल्द ही पुलिस ने हिरासत में लेकर कारावास के भीतर ठूंस दिया। मगर जैसा कि मैंने विगत के कई सत्रों में कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिकी पर चलने वाले तमाम कार्यकर्ताओं के लिए यह आपातकाल शुभता लेकर आया था, क्योंकि आपातकाल के इस कालखंड के बाद लगभग हर समर्पित संघ के स्वयंसेवक को पदोन्नति नसीब हुई थी। और उन समर्पित स्वयंसेवकों में एक नाम इस लड़के का भी था, जिसे पदोन्नत कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर नहीं बल्कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भीतर संगठन विस्तार की जिम्मेदारी देकर समूचे उत्तर भारत में एबीवीपी को फैलाने का काम सौंपा गया, जिस काम को भी इस लड़के ने इतने बखूबी ढंग से अंजाम दिया कि बरस 1984-85 आते नागपुर ने इस लड़के को समूचे दक्षिण भारत के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कमान सौंपते हुए मद्रास के लिए रवाना किया था। मगर इससे पहले कि ये लड़का मद्रास में जाकर एबीवीपी के संगठन विस्तार का काम संभालता, देश की सियासत राम मंदिर आंदोलन के उस अध्याय में प्रविष्ट करने लगी थी, जिस अध्याय के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से अपने वैचारिक सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा था। और इसके लिए उसे जरूरत थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिकी से ओतप्रोत ऐसे कुशल संगठनकर्ताओं की, जिनके सहारे वो भाजपा की चूलें नए सिरे से कर सके। और इसी सिलसिले में तत्कालीन सरसंघ चालक भाऊ साहब देवरस ने अपने परम प्रिय शिष्य इसी लड़के को बतौर भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रभारी भाजपा के भीतर रवाना किया। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर अपना कार्यभार संभालते ही इस लड़के ने बीते 1.5 दशक से बिहार की जड़ों में संघ की शाखाओं को पैबस्त करने के दौरान हासिल हुई सोशल इंजीनियरिंग की समझ से वो नए अभिनव सियासी चेहरे दिए, जिन चेहरों ने देखते ही देखते 90 के दशक और 80 के दशक की दहलीज पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी की तकदीर पलट के रख दी। क्योंकि तब तक अगड़ों की पार्टी का ठप्पा लिए हुए पिछड़ों की दृष्टि से अछूत समझी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस लड़के ने पिछड़ी जाति से आने वाले ऐसे ऐसे चेहरे दिए, जिन चेहरों के चलते इतिहास में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ी जातियों का वो साथ मिला, जिस साथ ने देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी को उन सूबों में सत्ता का स्वाद चखा दिया, जिन सूबों में कल तलक भाजपा की उपस्थिति भी सवालिया निशानों के घेरे में समझी जाती थी। और जाहिर सी बात है, जब जुबान पे एक दफा सत्ता का स्वाद लग जाता है ना, तो फिर दल हो या दल के कार्यकर्ता, वो बारंबार वही स्वाद लेना चाहते हैं। हार का स्वाद चखने में किसे मजा आता है? यही वजह थी कि जब देश बरस 1991 के लोकसभा चुनावों की दहलीज पर पहुंचा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अटल और आडवाणी के होते हुए भी इस लड़के के सांगठनिक नेतृत्व में समूचे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने का मन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला नेताओं से इस कदर जाहिर किया कि भारतीय जनता पार्टी ने बरस 1991 के लोकसभा चुनावों में अपने सांगठनिक नेतृत्व का जिम्मा इसी लड़के के हाथों में सुपुर्द कर दिया। और आप यकीन करिए
इस लड़के ने बरस 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का ऐसा कुशल सांगठनिक नेतृत्व किया कि अभी 7 बरस पहले होने वाले 1984 के लोकसभा चुनावों में 2 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 6000% का उछाल हासिल करते हुए इतिहास में पहली दफा सैकड़े का आंकड़ा पार कर 120 सीटें अपने नाम दर्ज की। इसके बाद जाहिराना तौर से भारतीय जनता पार्टी के भीतर यत्र तत्र सर्वत्र इसी लड़के के नाम की जय जयकार गूंजनी चाहिए थी। गूंजी नहीं, क्योंकि तब तक इस लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया था। इस लड़के का दिल एक लड़की पर आ गया था और इस बात की खबर मिलते ही समूचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व इस लड़के के खिलाफ खड़ा हो गया था। वो लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, तो समूचे संघ परिवार ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगवा दी कि यह लड़का उस लड़की से शादी ना कर पाए। अब जानता हूं जहन के भीतर सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इतने मेधावी और कुशल शिष्य की शादी नहीं होने देना चाहता था। तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी वो लड़की जिस पर इस लड़के का दिल आया था। अब जहन में सवालिया निशान और तेज कौंधे होंगे कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या था जो संघ परिवार इस लड़के की शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहता था। तो ये समझने के लिए तो उस लड़की के बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा आपको। तो आइए अब उस लड़की का परिचय दिए देता हूं आपको। तो बस इतना समझ लीजिए कि एक बेहद गरीब और पिछड़ी जाति के ग्रामीण परिवार में जन्म हुआ था इस बच्ची का, मगर तमाम दुख कष्ट और असुविधाओं में पली बढ़ी इस बच्ची के कंठ में मानो सरस्वती निवास करती थी। माने 8-9 बरस की ये बच्ची जब गांव में भगवत भक्ति के भावों से भरे हुए भजन मुक्त कंठ से गाती थी, तो जाति धर्म के बंधनों को तोड़ समूचा गांव इस बच्ची के दर पर आकर खड़ा हो जाता था इसके कंठ से निकले हुए भगवत भजन सुनने के लिए। और देखते ही देखते इस 8-9 बरस की बच्ची के भजनों की इसी दीवानगी ने आस पड़ोस के इलाके में इस बच्ची के नाम का ऐसा सुरूर चढ़ाया लोगों के जहन पर कि देखते ही देखते कब एक दलित परिवार से आने वाली निरीह निर्बल और निर्धन बालिका भगवत कथावाचिका के तौर पर समूचे इलाके में प्रख्यात हो गई, ये किसी को इल्हाम तलक न हो पाया। और एक रोज अपनी एक ऐसी ही कथा में व्यासपीठ पर बैठी ये बच्ची भगवान के सुंदर सुंदर भजन गा रही थी कि अचानक इस बच्ची पर नजर पड़ी श्रोताओं में बैठी एक रियासत की रानी की, जिस रानी को व्यासपीठ पर बैठी इस किशोर कथावाचिका में अपनी सियासी पुत्री नजर आ गई। और इसके बाद उस रानी ने इसी किशोर श्रीमद् भागवत कथावाचिका को अपनी सदारत में सियासत का ककहरा पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर इसी रानी के सियासी आशीर्वचनों के चलते इस लड़की को लोकसभा का टिकट नसीब हुआ, जिस टिकट पर पहली दफा तो इस लड़की ने पराजय का मुख देखा, मगर दूसरी दफा अपनी लगन मेहनत और परिश्रम से इस लड़की ने पराजय के मुख को विजय की सूरत में तब्दील करते हुए स्वयं को देश की सबसे बड़ी पंचायत की सम्मानित सदस्य के तौर पर स्थापित किया। मगर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि महज सांसद बन जाना इस लड़की की सबसे बड़ी सियासी उपलब्धि होने वाली है, तो गलत सोच रहे हैं आप। क्योंकि इस लड़की का असल सियासी कद तो बढ़ता है तब जब इस मुल्क की सियासत राम मंदिर आंदोलन की करवट लेती है। क्योंकि यह वही दौर था जब इस लड़की की जुबान से निकली एक एक तकरीरें हिंदुस्तान की सियासत का कलेजा कपा रही थी। यकीन मानिए
हिंदुस्तान के इतिहास में किसी महिला के भाषणों की ऐसी दीवानगी कभी देखी ही नहीं गई थी जैसी दीवानगी का सुरूर इस लड़की के भाषणों ने उस दौर में हिंदुस्तान को दिखलाया था। यकीन मानिए, शायद इस मुल्क के भीतर राम मंदिर आंदोलन अपनी वो परवास कभी पाता ही ना अगर उसमें इस लड़की की आग उगलती तकरीरों ने ईंधन की भूमिका निभाई न होती। और शायद यही वजह थी कि 90 के दशक के पूर्वार्ध के भीतर भारतीय जनता पार्टी में इस लड़की से बड़ी सिनेस्टार दूसरी थी ही नहीं। उम्मीद करता हूं अब तक इस लड़की का नाम तो कुछ कुछ समझ आने लगा होगा आपको। जी हां, उमा भारती था इस लड़की का नाम। और जिस लड़के की कहानी अभी हमने आपको सुनाई थी, जिस लड़के का दिल उमा पे आया था, जो लड़का उमा से प्यार करने लगा था, जिस लड़के को उमा से प्रेम हो गया था, जो लड़का उमा से शादी करना चाहता था, उस लड़के का नाम भी जहन में याद आ रहा है या स्पष्ट रूप से उच्चारित करना होगा? खैर, याद आ रहा है तो अच्छी बात है, मगर हमारा तो काम है उस लड़के का परिचय आपसे करवाना। तो उस लड़के का नाम था KN गोविंदाचार्य, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सियासी नब्जों को भांपने वाले अक्सर गोविंद जी के नाम से जानते हैं, जो एक दौर में उमा भारती के साथ शादी करना चाहते थे। ये बात उन्होंने स्वयं अपने कई साक्षात्कारों में स्वीकारी थी, मगर चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला कमान को ऐसा लगता था कि गोविंद और उमा का ये रिश्ता उसके स्वयंसेवकों के समक्ष एक गलत नज़ीर पेश करेगा, इसीलिए संघ के आला कमान ने उमा और गोविंद दोनों को समझाइश दी कि वो अपने रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं, यहीं पर रोक दे। जिस निर्देश को मानते हुए उमा और गोविंद ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को वहीं विराम दे दिया था, मगर उस विराम के दशकों बाद भी एक दूसरे की बातों में आया हुआ एक दूसरे का जिक्र शायद इस बात की तस्दीक करता है कि दिलों के बीच अभी एहसास जिंदा है, ख्याल जिंदा है, एक दूसरे की फिक्र जिंदा है, वो तार जिंदा है जिन्होंने दो दिलों को बांधे रखा है। अब इसके आगे कुछ भी कहना उमा और गोविंद की खींची हुई मर्यादा की लकीरों को पार करेगा, इसलिए हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हाँ, मगर आपसे एक सवाल जरूर करना चाहेंगे कि क्या उमा और गोविंद का ये रिश्ता वाकई में अमर्यादित आचरण की शक्ल में होता या आप इस रिश्ते के साथ खड़े होते? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सवाल महज इस कहानी का सवाल नहीं है, ये भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विभीषिका से जुड़ा हुआ सवाल भी है। फिलहाल आज की ये कहानी यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नए सियासी किरदार की, किसी ऐसी ही अनकही अनसुनी सियासी दास्तान के।